हेलो दोस्तों, आप सभी का सियाराम में लर्निंग में स्वागत है। मैं प्रतीश सर। आज हम लोग क्लास 9 के इकोनॉमिक्स में जो हमारी चैप्टर फर्स्ट चल रही है या जो हमारा फर्स्ट लेसन चल रहा है, तो वहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में फार्मिंग इन पालमपुर, जिसमें आज हम लोग थर्ड पॉइंट की चर्चा करेंगे, विल द लैंड सस्टेन। जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा, विल द लैंड सस्टेन, मीन्स क्या जो हमारा लैंड एरिया है वह फिक्स रहता है या उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो इसके बारे में देखिए, एज लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज। मीन्स कहा जा रहा है कि जो लैंड है वह एक नेचुरल रिसोर्स है, एक प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें हम कहते हैं इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल यू इन इट्स यूज। तो हमें इसका बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। मीन्स कितने लैंड एरिया पर हमें क्या काम करना है वो पहले से डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि लैंड को ना ही बढ़ाया जा सकता है और ना ही कम किया जा सकता है। लेकिन अगर उसका हम सही डिस्ट्रीब्यूशन सही से यूज नहीं कर पाएंगे तो किसी चीज की जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि वहाँ पर हम लैंड को ज़्यादा शेयर यूज कर रहे हैं और जहाँ जिसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा है वहाँ पर हमें लैंड का कम एरिया मिल पा रहा है। ओके, scientific reports indicates that the modern farming methods have overused the natural resources base. Okay, yeah, resource base. In scientific report indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. Okay, means जो natural resource base पर चीजें हैं वह मॉडर्न फार्मिंग मेथड की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, हम उसका ओवर यूज कर रहे हैं। ओके, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, ओके, ये हम मॉडर्न फार्मिंग की वजह से ये कौन कर रहा है, हम नहीं कहते हैं, ये रिपोर्ट्स कर रहे हैं। कैसे? साइंटिफिक रिपोर्ट्स। जैसे साइंटिफिक रिपोर्ट्स होंगे कौन कौन से, तो जैसे अगर पॉवर्टी का रिपोर्ट है तो वर्ल्ड बैंक देगा। ओके, अगर और कोई रिपोर्ट है जैसे IMF ने दे दिया, वर्ल्ड बैंक ने दे दिया, और साथ ही साथ जैसे आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ने दे दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने दे दिया, आपका यूनाइटेड नेशन ने किसी रिपोर्ट को दे दिया, और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दे दिया। ओके, तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है उसको किस प्रकार यूज करना चाहिए। क्या हम उसको सही से यूज कर रहे हैं, जितने एरिया पे हमें जिस काम को करना चाहिए क्या हम उतना ही कर रहे हैं या कम या ज्यादा कर रहे हैं, मीन्स इफ देयर वेरिएशन आर नॉट। ओके, मेनी एरियाज ग्रीन revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizer. In many areas, तरह की बहुत से स्थानों पर या बहुत से एरिया में ग्रीन revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use in chemical fertilizers. तो जैसा कि ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 टू 70 के मिड में आया, तो ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से जब हम ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर करने लगे, जिसकी वजह से जो आपका लैंड है उसकी नेचुरल फर्टिलिटी क्या होने लगी, डिस्ट्रॉय होने लगी, नष्ट होने लगी, जिसकी वजह से मीन्स ग्रीन रिवोल्यूशन का एक फायदा हमें मिला। वो फायदा यह मिल गया कि हमारा जो फूड का प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन जो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल से वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कम हो गई। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स irrigation has reduced the water table below the ground. Okay,
और जैसा कि हम यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, फार्मिंग में क्या यूज कर रहे हैं, हम वाटर को यूज कर रहे हैं। तो जो वाटर लेवल है, जो हमारा ड्रिंकेबल वाटर है, वो उससे हम अगर हम फार्मिंग करते हैं, अगर हम खेती करते हैं, तो पीने की पानी की समस्या ज़्यादा आ सकती है, ज़्यादा आएगी, क्योंकि जो ड्रिंकेबल वाटर है, पीने योग्य पानी है, उससे हम खेती करने लगे और पीने वाले पानी की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होने लगी, जिससे हमारे अर्थ में जो हमारे अर्थ के में मीन्स हमारे अर्थ के ग्राउंड में जो वाटर है उसका जो लेवल है और डेप्थ में चला गया और नीचे चला गया। ओके, environmental resources like soil, fertility and groundwater are built up over many years। कह रहा है कि जो आपका इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस हैं, जिसको हम अगर सोइल रिसोर्सेस कहें और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर कहें, तो सोइल की जो फर्टिलिटी है, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन में हम ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स होने लगे, इसकी वजह से सोइल की फर्टिलिटी खराब हो गई। और साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर है उसके ओवर यूज से हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो कहाँ चला गया, वो नीचे चला गया, और जिसको बनने में बहुत साल, हजारों साल लगते हैं। ओके, में सोइल की फर्टिलिटी बनने में हजारों साल लगते हैं, और ग्राउंड वाटर में जो वाटर ग्राउंड के अंदर जाता है उसको भी पहुंचने में बहुत साल लग जाता है। ऐसा नहीं कि जो रेनी सीजन में वो रेन हुआ और उसमें तुरंत आपका जितना आपने ग्राउंड से निकाला है वो पूरा पानी वहां पर वापस आ जाता है। ओके, वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। अगर एक बार इसको क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, तो इसको दोबारा रिस्टोर करना, दोबारा इसको इकट्ठा करना क्या होता है, बहुत कठिन होता है। इट मस्ट टेक केयर ऑफ द environment to ensure future development of agriculture। Okay, means कह रहा है कि we must take care of the environment to ensure future development of agriculture। तो हमारा जो फ्यूचर में जो हमें खेती करने की जरूरत पड़ेगी, जो हमें एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए। अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो इसका नुकसान हमारे अगले जनरेशन को भी देखने को मिल सकता है या देखना पड़ सकता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, तो हमारे केस स्टडी थोड़ा सा देख लिया जाए, जो कि आपके एनसीईआरटी में है, केमिकल फर्टिलाइजर पर। तो ये चीज़ है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड minerals with dissolved in water and are immediately available to plants। Okay, means जो केमिकल फर्टिलाइजर से, केमिकल फर्टिलाइजर जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, इससे जो प्लांट को मिनरल्स चाहिए वो बहुत तेजी से मिल जाता है। ओके, बहुत, बट these may not be retained in the सोइल फॉर लॉन्ग। ओके, लेकिन यह है कि यह सोइल में लंबे समय तक टिका नहीं रहता है, लंबे समय तक बना नहीं रहता। जो सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है वो बहुत लंबे समय तक इंक्रीज नहीं होती। ओके, देन में escape from the soil and polluted groundwater, rivers and lakes। क्या करा, दे मेक escape from the soil, और यह धीरे धीरे जो मिट्टी है, सोइल है, उससे दूर चला जाता है। एंड पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है, प्रदूषित कर देता है, साथ ही साथ रिवर वाटर को पोल्यूट कर देता है, एंड लेक्स वाटर को भी क्या करता है, पोल्यूट कर देता है, मीन्स प्रदूषण फैला देता है। कौन, केमिकल फर्टिलाइजर से। इसका मतलब हमारा ग्राउंड वाटर भी प्रदूषित हो जाता है, साथ ही साथ हमारे रिवर का वाटर भी पोल्यूटेड हो जाता है, और साथ ही साथ लेक्स का जो हमारे झीलों का पानी है वो भी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। Chemical fertilizers
can also kill bacteria and other microorganism in the soil. केमिकल फर्टिलाइजर्स से क्या होते हैं, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत बेनिफिशियर होते हैं। जो केमिकल फर्टिलाइजर के यूज की वजह से जो गुड बैक्टीरिया हैं जो हमारे क्रॉप्स के लिए और हमारे भी लिए जरूरी हैं, वो भी क्या होते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे कमी हो जाती होगी। एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो छोटे छोटे या सूक्ष्म जीव है वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो कहाँ पर रहते हैं, जो सोइल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। दिस मीन्स sometime after their use the soil will be less fertile than ever before। मीन्स कह रहा है कि इसका मतलब यह है कि जो लैंड की ओरिजिनल फर्टिलिटी कभी रही होगी, जिस समय हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने जा रहे थे, मीन्स जो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ लैंड थी, और उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने जा रहे हैं। तो जो उसमें रही होगी ओरिजिनल नेचुरल फर्टिलिटी लैंड की, उससे भी बाद में जब हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसके बाद फिर ओरिजिनल फर्टिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, ये कह रहा है कि सोर्स जो दिया गया है, बात कहाँ से लिया गया है, तो डाउन टू अर्थ न्यू दिल्ली, एक ऑर्गेनाइजेशन है डाउन टू अर्थ, जहाँ से बातों को कही जाती है, वहाँ से सोर्स निकल करके आया है। ओके, मीन्स यहीं से ये बात लिखी गई है। ओके, द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होता है इंडिया में, वो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, तो पंजाब स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि पंजाब के जो फार्मर हैं वो ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर करते हैं, मीन्स फर्टिलाइजर का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सोइल हेल्थ। अगर हम कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर करेंगे तो इससे जो हमारे सोइल का फर्टिलिटी है उसमें क्या होती है, उसमें कमी आने लगती है। मीन्स जो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ लैंड है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, खराब होने लगती है। ओके, मीन्स सोइल धीरे धीरे क्या हो जाती है, बंजर होने लगती है। ओके, पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स and other inputs to achieve the same production level। अब जब पंजाब में एक्स्ट्रा केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे, तो जैसे जैसे सोइल की फर्टिलिटी और कम होती चली जा रही थी, तो उनको और एक्स्ट्रा केमिकल फर्टिलाइजर सेम प्रोडक्शन के लिए करना पड़ रहा था। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप समझिए, तो मान लीजिए कि पहले 10 क्विंटल के प्रोडक्शन के लिए मान लीजिए उनको 10 kg केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए था। अब क्या हुआ, अब उनको 10 क्विंटल प्रोडक्शन के लिए पहले से ज़्यादा, मीन सपोज 15 kg केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करना पड़ रहा है। इसका मतलब कि सेम प्रोडक्शन के लिए पहले जहाँ पर वो 10 kg केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते थे, अब 10 क्विंटल किसी पर्टिकुलर फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन के लिए उनको 15 kg केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ रहा है, जो पहले से ज़्यादा है। ओके, दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट, जिसकी वजह से अब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, खेती करने का जो कॉस्ट है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मुझे भी पहले 10 kg लगता था, अब कितना लग रहा है, 15 kg लग रहा है सेम 10 क्विंटल को प्रोड्यूस करने के लिए। तो 5 kg का जो कॉस्ट है वो तो बढ़ ही रहा हो ना, सेम लेवल ऑफ आउटपुट को मेंटेन रखने के लिए। ओके, सोर्स, अब इसका सोर्स कहाँ दिया गया है, द ट्रिब्यून चंडीगढ़। ओके,
तो एक चंडीगढ़ का सोर्स दिया गया है कि यहाँ पे बताया गया कि पंजाब को जो फार्मर है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से केमिकल की जो लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो नेचुरल फर्टिलिटी है, वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से पंजाब के फार्मर को ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फार्मिंग इन पालमपुर का नेक्स्ट पॉइंट है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों की जो मेन प्रोडक्टिविटी वर्क है और प्रोडक्शन वर्क है पालमपुर विलेज को कैसा है, वह है आपका फार्मिंग का। फार्मिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं पालमपुर विलेज में, वहाँ पर नियर अबाउट 80% जो लोग हैं, ओके, या कर सकते हैं 66% कहें तो ज़्यादा ठीक होगा, और 67% वो क्या है, वो आपका अपर अपर कास्ट 20% एंड वन थर्ड क्या है आपका, वन थर्ड है आपका एससी, बाकी सब मिडिल क्लास है और ओबीसी है। तो ये जो आपका एक कॉर्नर में सपोज कर लीजिए कि कॉर्नर में मीन्स लेस एरिया किसके पास है, एससी के पास है, और जिसको मार्जिनल जो फार्मर है उनके पास कम एरिया है, और जो फार्मर है जो कम लोगों की संख्या उनके पास लैंड अधिक है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी बुक में। ओके, यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। कह रहा है कि यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। आपको यह पता चल गया होगा कि खेती करने के लिए लैंड कितना जरूरी है। तो सीधी सी बात है, बिना लैंड का जो एग्रीकल्चरल वर्क करना बड़ा कठिन है। आप इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कठिन कह सकते हैं, क्योंकि गमले में व्हीट एंड राइस को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, या उसकी उतनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस नहीं करते जितना हमें उसकी जरूरत है। ओके, अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल engaged in agriculture have sufficient land for cultivation। कर आगे पालमपुर विलेज में जितने लोग रहते हैं सभी लोगों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त जमीनें नहीं है। तो है क्या, इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज, टोटल फैमिलीज जो है 450 है, उसका जो 1/3 है नियर अबाउट कितना है, आर लैंडलेस, दैट इज 150 फैमिली। तो 150 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए। मोस्ट ऑफ देम दलित्स, और उसमें से ज्यादातर कौन है, दलित है। 150 फैमिली में कौन है, दलित है। हैव नो लैंड और कल्टीवेशन, जिसके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। ऑन द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन, ओके, हु ओन लैंड। करा कि बाकी बचा हुआ जो फैमिली है उनके पास क्या है, वो उनके पास लैंड है, मीन्स वो लैंड के मालिक हैं। तो कितनी फैमिली बची हुई है, टोटल फैमिली है 240 फैमिलीज। ओके, कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज। मीन्स 240 फैमिलीज ऐसे फैमिली हैं जिसको कह सकते हैं जिनके पास स्मॉल वाले छोटे छोटे खेत के टुकड़े हैं, और जिसका जो एरिया है वो कितना है, वो 2 हेक्टेयर से कम है। ओके, कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग
एडुकेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली। तो 2 हेक्टेयर्स आर लेस देन 2 हेक्टेयर्स एरिया को कल्टीवेट करने के बाद या उस पर फार्मिंग करने के बाद जो पालमपुर के फार्मर्स हैं उनके पास फैमिली इनकम नहीं हो पा रही है, क्योंकि भाई इससे तो सिर्फ कंजप्शन ही हो पाएगा, जितना फैमिली को खाने पीने की जरूरत है उतना ही हो पाएगा, एक्स्ट्रा नहीं हो पा रहा है। ओके, तो आगे देखते हैं। ओके, तो पहले तो आप लोग फिगर दिया गया है, इसको देख लीजिए, और इसको देख करके एक चीज़ समझ में आ सकती है आप सभी को बहुत आसानी से कि जो पालमपुर विलेज है वहाँ पर जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। तो आप जानते हैं कि जैसा स्टोरी के शुरू में ही कहा गया कि जो दलित्स है वह है विलेज के कॉर्नर में है। तो विलेज के कॉर्नर में मान लीजिए कि विलेज का 2 कॉर्नर है और यहाँ पर दलित लोग रहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर वो खेती नहीं करते बल्कि सिर्फ रहने का काम करते हैं। बाकी जो 240 फैमिलीज हैं, ओके, इनके पास क्या है, छोटे छोटे एरिया, जैसे आपका छोटा छोटा एरिया है, 2 हेक्टेयर आर लेस देन 2 हेक्टेयर, ऐसा एरिया इनके पास है। ओके, और जो बाकी बच्चे कितने देखिए 150 हो गया आपका एससी एंड 240 हो गया आपका, आप कह सकते हो ओबीसी, दिस इज एससी। ओके, तो कितना हो गया टोटल हो गया आपका 093, और टोटल फैमिली कितनी है 450 में से अगर 300 आप 90 माइनस करते हैं तो नियर अबाउट आएगा आपका, नॉट नियर अबाउट, इट विल बी 60, तो 60 फैमिली ऐसे है जहां पर जिनके पास क्या है बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, लाइक दिस। ओके, इस तरह के बड़े प्लॉट्स हैं। इसका ये मतलब है कि जो अपर कास्ट है उनकी संख्या कम है और उनके पास लैंड एरिया अधिक है, और जो ओबीसी और मार्जिनल फार्मर है और जो एससी हैं जिनके पास क्या है, उनके पास लैंड ही नहीं है एग्रीकल्चर करने के लिए। मीन्स पूरे विलेज में उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास जो नेचुरल रिसोर्स लैंड है वो क्या है, बहुत कम है। ओके, तो इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पालमपुर विलेज में हुआ है। देखिए लिखा है कि पालमपुर विलेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, मीन्स जो खेती किया जाने वाला एरिया है इस पर उसका ये डेटा दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से ओके, ओके, एक केस स्टडी और स्टोरी को थोड़ा समझते हैं बात को। In 1960s, Gobind was a farmer with 2.25 hectare of largely unirrigated land. मीन्स करा कि 1960 में गोविंद एक किसान है जिसके पास 2.25 हेक्टेयर एक एरिया है जो कैसा है, अनइरिगेटेड लैंड है, जिस पर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ओके, with the help of his 3 sons, गोविंद cultivated the land. मीन्स गोविंद अपने 3 बच्चों